हम भारत में आर्थिक सुधार या जिसे नई आर्थिक नीति भी कह सकते हैं 1991 इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया या जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं आर्थिक सुधारों का मतलब क्या होता है। आर्थिक सुधार क्या होते हैं? ऐसे उपाय जिसके द्वारा कोई अर्थव्यवस्था अपने को और अधिक कुशल बनाने का प्रयास करती हैं, अधिक प्रतियोगी बनाने का प्रयास करती हैं, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करें, विकसित किया जा सके। तो अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने के लिए, अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए, अधिक कुशल बनाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्थिक सुधार कहते हैं। तो भारत में आर्थिक सुधारों का जो दौर है वो कब प्रारंभ हुआ था? 1991 में। भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, उसे विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में लाने के लिए 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ किया। और आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनके संबंधित विभिन्न उपायों को अपनाया जाता है। अब इस उपायों को क्यों अपनाया गया था? क्योंकि इससे पिछले की जो अवधि है 1980 का जो दशक है, 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं, उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो पाने से उसके सामने वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। मतलब सरकार के जो खर्चे हैं वो आय की तुलना में बहुत अधिक हो गए थे, और जब आय की तुलना में खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो उसको पूरा करने के लिए ऋण लिया जाता है, तो सरकार के सामने वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। हम विदेशों से कोई वस्तुओं को आयात करते हैं तो उन आयातों का भुगतान करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? विदेशी मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ता है, हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन 1980 का जो दशक था उसके अंत में या 1990 से पहले अगर हम बात करते उस समय की, तो भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार थे वो समाप्त होने वाले थे। और लगभग कितने बचे थे? अगले 15 दिनों तक हम वस्तुओं को जो आयात कर रहे हैं उन आयातों के बिलों का भुगतान कर सकें, केवल अगले 15 दिनों के लिए। तो मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के पास में, भारत सरकार के पास में विदेशी मुद्रा के जो भंडार थे वो एक तरह से सारे समाप्त हो गए थे। साथ साथ में अर्थव्यवस्था में भुगतान शेष की जो स्थिति है वो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भुगतान शेष का मतलब हमारी जो समस्त देनदारियां हैं वो प्राप्तियों की तुलना में अधिक हो गई। इसका मतलब भुगतान शेष जो है वो असंतुलन की स्थिति में आ गया। इसके अलावा बहुत सारे और रीजन है जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सुधारों को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? जुलाई 1991 को, जुलाई 1991 में। उस समय पी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे देश के, और उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने आर्थिक नीति को अपनाया, और अपनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करना। अब देखिए, नए जो आर्थिक सुधार अपनाए गए थे, नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था, तो उसकी आवश्यकता को हम अलग अलग बिंदुओं के आधार पर समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों महसूस की, तो सबसे पहला उसका कारण हो गया राजकोषीय घाटे में वृद्धि। राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है? जब सरकार के कुल भुगतान, चाहे वो राजस्व व्यय होते हैं, कुल जो व्यय हैं, चाहे वो राजस्व व्यय हैं, पूंजीगत व्यय हैं, तो जब सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों की तुलना में अधिक होता है तो सरकार को घाटा होता है। उस घाटे को हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो 1980 के दशक में भारत का जो राजकोषीय घाटा था वो कितना था? जीडीपी का 5.6%। राजकोषीय घाटा जो होता है उसको हम जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 1980 की अवधि में भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितना था? 5.6% था। लेकिन 1990 में बढ़कर कितना हो गया था? 8.2% हो गया। मतलब 1980 से 1990 की जो अवधि है उसमें राजकोषीय घाटा है वो निरंतर तेजी से बढ़ गया था। इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति
अब राजकोषीय घाटा बढ़ गया है, तो इसका भुगतान करने के लिए जो घाटा होता है उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, ऋण लेना पड़ता है। मतलब विदेशों के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो बढ़ जाएगी। जो ऋण लेंगे उसके बदले में उसका ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो इसलिए सरकार ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरुआत करने के बारे में सोचा। तो सबसे पहला हमने कारण देखा कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किए गए, क्योंकि भारत का जो राजकोषीय घाटा है 1990 के वर्ष में बहुत अधिक हो गया था। कितना हो गया था, जीडीपी का 8.2% हो गया था। दूसरा कारण अगर हम देखते हैं तो दूसरा कारण है बढ़ता हुआ प्रतिकूल भुगतान शेष। भुगतान शेष क्या होता है, हमारी जो कुल देनदारियां होती हैं वो कुल प्राप्तियों से जब अधिक होती हैं, समस्त प्रकार की जो देनदारियां हैं वो प्राप्तियों की तुलना में अगर अधिक होती हैं तो ऐसी स्थिति में भुगतान शेष जो है वो असंतुलन की स्थिति में उत्पन्न हो जाता है। तो 1990 की समय में क्या हुआ था कि हमारे देश का जो भुगतान संतुलन है, जो देनदारियां थी वो अधिक हो गई थी। तो इस वजह से भुगतान शेष जो है वो असंतुलन, घाटे की स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में आ गया था। अब उसको पूरा करने के लिए हमको मुद्रा की आवश्यकता थी। तीसरा है खाड़ी संकट। 1990 के टाइम में, जैसे अगस्त 1990 में जो खाड़ी देश हैं, इराक हैं, कुवैत हैं, संयुक्त अरब अमीरात हैं, तो इनके मध्य में क्या हुआ था, खाड़ी युद्ध प्रारंभ हो गया था। और खाड़ी युद्ध प्रारंभ होने से जो ये देश क्या करते हैं, मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करते हैं और भारत क्या करता है, वहां से पेट्रोल का आयात करता है। तो खाड़ी संकट की स्थिति में खाड़ी देशों में युद्ध हो गया था। इस वजह से भारत में पेट्रोल की कीमतें जो है वो तेजी से बढ़ने लग गई थी। तो पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का जो कारण था उस समय क्या था, खाड़ी संकट, खाड़ी युद्ध जो हो गया था, तो उससे पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लग गई थी। तो इस वजह से भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए आर्थिक सुधारों को अपनाया। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार जो थे वो एक तरह से बहुत कम हो गए थे और अगले 15 दिनों के जो आयात बिल हैं हम उन्हीं का भुगतान करने की स्थिति में थे। तो ऐसी स्थिति में हमको मुद्रा की, ऋण की आवश्यकता हुई, धनराशि की आवश्यकता हुई। अब उस धनराशि को हमने क्या किया, विश्व बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उनके पास में गए और वहां से हमने उधार लेने की बात कही। लेकिन विश्व बैंक है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके द्वारा भारत को धनराशि उपलब्ध कराई गई। वो किस शर्त पे उपलब्ध कराई गई थी कि भारत जो है वो उदारवादी नीति अपनाएगा। भारत के पास में जो स्वर्ण भंडार थे उसको विश्व बैंक के पास में गिरवी रखा, बदले में वहां से हमें ऋण की प्राप्ति हुई। और उन्होंने शर्त रखी, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, उन्होंने भारत के समक्ष क्या शर्त रखी कि भारत जो है अब क्या करेगा, उदारवादी नीति अपनाएगा। मतलब उदारवादी नीति का मतलब क्या होता है, जो विभिन्न देशों के साथ में व्यापार होता है उस पर सरकार के द्वारा जो भी नियंत्रण लगाए गए हैं उन नियंत्रणों को हटाया जाएगा। सरकार के द्वारा नियंत्रण जो लगाए गए हैं आयात करने के ऊपर, उन नियंत्रणों को हटाया जाएगा, विदेशी पूंजी को अपने देश में आकर्षित किया जाएगा। और इस शर्त पर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भारत को ऋण उपलब्ध कराया गया था। और नेक्स्ट कारण हमारा है मुद्रास्फीति में वृद्धि। 1990 का जो समय था उसमें मुद्रास्फीति की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो बढ़कर कितनी हो गई थी, 16.7% हो गई थी। और साथ साथ में खाद्यान्नों की जो कीमतें हैं वो भी तेजी से बढ़ रही थी। और साथ में एक कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग धंधे हैं उनका अकुशल प्रबंध होने से सरकार का जो घाटा है वो एक तरह से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो इन सभी कारणों की वजह से सरकार के जो खर्चे हैं वो बढ़ गए, जबकि सरकार के पास में इनकम का कोई सोर्स नहीं था, इतनी इनकम नहीं थी जितना कि उसका खर्चा था। तो इन सभी कारणों की वजह से भारत सरकार के द्वारा 1991 में आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक सुधार जो है अपनाए गए, जिसके अंतर्गत उदारीकरण की नीति, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, इन सभी को अपनाया गया। अब भारत सरकार के द्वारा जो आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए थे तो उसके पीछे सरकार ने क्या उद्देश्य रखे हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि सरकार ने सोचा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था है उसका वैश्वीकरण हो जाएगा, बाजारीकरण हो जाएगा, विश्व के अन्य बाजार हैं वहां तक हमारा जो सामान है वो
जाना लग जाएगा। इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरह से बाजारीकरण हो जाएगा, विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से वो संपर्क में आएगी। दूसरा कि हमारा जो भुगतान क्षेत्र था वो असंतुलन की स्थिति में था, तो उस असंतुलन को दूर करने के लिए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अपनाया गया था, ठीक है, जिससे सरकार क्या कर सकती थी, अपने निर्यातों को बढ़ा के विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कर सकती थी, जिससे भुगतान क्षेत्र जो है वो असंतुलन की स्थिति से दूर किया जा सकता था। फिर नेक्स्ट कारण है कि अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खाद्य बढ़कर कितनी हो गई थी, उसकी वार्षिक औसत दर 16% से भी ज्यादा हो गई थी, और साथ साथ में जो खाद्यान्न थे उसकी कीमतों में भी वृद्धि होने लग गई थी। तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए भी सरकार ने आर्थिक सुधारों की ओर रुख किया। फिर सरकार का प्रयास था कि इससे हम अर्थव्यवस्था के विकास की जो गति है उसको बढ़ा के विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ला सकते हैं। तो आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, या फिर हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार जो थे वो घट गए थे, कम हो गए थे, अगले 15 दिनों का भुगतान करने के लिए ही विदेशी मुद्रा हमारे पास में बची थी। तो इस स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसको बढ़ाने के लिए ये नीति अपनाई गई थी। अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता की जो स्थिति है उसको लाने के लिए यहाँ सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन प्रतिबंधों को हटाने के लिए, और साथ साथ में जो अर्थव्यवस्था है उसमें निजी क्षेत्र की जो भूमिका होती है उसको बढ़ाने के लिए, इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक सुधार जो है वो अपनाए गए थे, नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था। नए आर्थिक सुधार या मुख्य आर्थिक सुधार हैं वो, उसको हम क्या किन किन भागों में बांट सकते हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण लाइबरलाइजेशन है, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण LPG। इसलिए इन आर्थिक सुधारों को हम किस नाम से जानते हैं, LPG नीतियां भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदारीकरण क्या होता है। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के जो नियंत्रण लगाए गए हैं, विदेशों से हम कोई चीज आयात करते हैं तो उन आयातों पर सरकार के द्वारा जो भी नियंत्रण लगाए गए हैं, नया उद्योग अगर कोई स्थापित करना चाहता है तो उस पर सरकार के द्वारा जो भी नियंत्रण लगाए गए हैं उन नियंत्रणों को हटाना। सरकार के द्वारा आर्थिक क्रियाओं में, अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाए जाते हैं, जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन प्रतिबंधों से मुक्ति को हम एक तरह से क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था को एक तरह से स्वतंत्र बनाना, आर्थिक क्रियाएं जो होती है उसमें सरकारी हस्तक्षेप को हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। भारत में उदारीकरण की जो नीति है वो इन आर्थिक सुधारों के दौर में 1991 में प्रारंभ की गई थी। अब देखिए इन उदारीकरण की इस नीति में सरकार ने कौन कौन से सुधार किए हैं, कौन कौन से उपाय अपनाए हैं, कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो सबसे पहला हमारा है औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। उदारीकरण की नीति के माध्यम से सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया है। सरकार ने 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू की। इस औद्योगिक नीति से पहले की जो नीतियां थी उसको चेंज करके नई औद्योगिक नीति कब लाई सरकार, 1991 में। 1991 से पहले अगर कोई व्यक्ति संस्था अगर उद्योग स्थापित करना चाहती हैं तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन सरकार ने लाइसेंस प्रणाली जो है उसको समाप्त कर दिया। केवल जो 6 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के उनको छोड़कर किसी भी अन्य कार्य के लिए लाइसेंस प्रणाली जो है उसको समाप्त कर दिया। केवल जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के कौन कौन से, शराब, सिगरेट, औद्योगिक विस्फोट, रक्षा संयंत्र, दवा एवं औषधि और हानिकारक रसायन हैं। इन 6 पदार्थों को छोड़कर, इन 6 वस्तुओं से संबंधित उद्योगों को छोड़कर अन्य किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता की जो प्रतिबद्धता थी पहले उसको समाप्त कर दिया। मतलब इन 6 के अलावा कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर MRTP एक्ट है 1969 में जो लाया गया था, ठीक है, उसमें एक तरह से संशोधन किया गया था। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास की जो गति है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया। औद्योगिक क्षेत्र के सुधार के साथ में दूसरा हम देखते हैं वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार किए गए हैं। वित्तीय क्षेत्र का मतलब चाहे वो कोई बैंकिंग क्षेत्र है या गैर बैंकिंग
वित्तीय कंपनियां हो सकती हैं, स्टॉक बाजार हैं, विदेशी विनिमय बाजार होता है। इन सभी में जो सुधार किए गए हैं उनका संबंध किससे है? वित्तीय क्षेत्र से है। इससे पहले ब्याज की दर का जो निर्धारण होता था वो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता था, लेकिन 1991 के बाद में सरकार ने ब्याज की दर का जो निर्धारण है वो स्वतंत्र कर दिया। बाजार की जो शक्तियां होती है बैंकों के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया, वो स्वतंत्र रूप से अपनी ब्याज की दर का निर्धारण कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सरकार ने जो बैंक दर हैं उसमें कमी की है। बैंक दर में कमी होने से अर्थव्यवस्था में जो तरलता होगी उसमें वृद्धि होगी। फिर सरकार ने 1991 की जो आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए थे उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ में निजी क्षेत्र के बैंकों को भी प्रोत्साहन, उनको लाइसेंस देने की बात कही। इससे अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों के जो बैंक हैं उनकी स्थापना को मंजूरी दे दी थी। फिर उसके बाद में जो सेबी हैं, जो स्टॉक मार्केट पर नियंत्रण रखने का काम करता है, उसको भी एक वैधानिक इकाई के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। साथ साथ में सरकार ने रिजर्व बैंक का जो एसएलआर और सीआरआर की जो नीति है उसमें कमी करने का प्रयास किया है। मतलब बैंक अपने पास में नकद रूप में कम रखेगा तो अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा आएगी। अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए सरकार ने एसएलआर और सीआरआर जो उसकी न्यूनतम सीमा थी वहां तक उसमें उन्होंने कमी कर दी। नेक्स्ट उपाय की अगर हम बात करते हैं तो राजकोषीय क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा सुधार किए गए हैं। राजकोषीय का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं और व्यय किए जाते हैं, सरकार की कर और व्यय नीति से संबंधित को हम कहते हैं राजकोषीय क्षेत्र। तो सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनमें कमी करने का प्रयास किया है, ताकि जो उत्पादक हैं उनको एक तरह से उत्पादन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। कर को का जो भुगतान किया जाता है उस प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। सरकार के द्वारा एक तो विभिन्न योजनाओं पर जो व्यय किया जाता है, एक गैर नियोजित व्यय जो होता है उसमें कमी करने का प्रयास किया है। सरकार के द्वारा गैर नियोजित व्यय जो है, अनियोजित व्यय हम कह सकते हैं, उसमें कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि जब सरकार का घाटा होता है, सरकार का व्यय ज़्यादा होता है और वो व्यय अगर गैर नियोजित कार्यों पर ज़्यादा होता है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति होती है। इसलिए सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए अनियोजित व्यय जो किया जाता है उसमें कमी करने का प्रयास किया। अनियोजित व्यय में जैसे अपने जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी का भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, वेतन चुकाया जैसे, या फिर पेंशन का भुगतान किया, छात्रवृत्ति का भुगतान किया, इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो अनियोजित व्यय में आते हैं। इस प्रकार के खर्चों को सरकार ने कम करने का प्रयास किया है। फिर नेक्स्ट है विदेशी व्यापार क्षेत्र में सरकार ने सुधार के लिए प्रयास किए। विदेशी व्यापार का मतलब आयात और निर्यातों से है। तो 1991 से पहले अगर विदेशों से कोई वस्तु आयात की जाती थी तो उस पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। उस पर एक तरह से प्रशुल्क लगाया जाता था, टेरिफ। उसके ऊपर सरकार ने मात्रा निश्चित कर रखी थी, एक इस मात्रा से अधिक मात्रा में आयात नहीं किया जा सकता है। तो इन सभी प्रतिबंधों को सरकार ने हटाने का प्रयास किया। आयातों पर जो गुणात्मक प्रतिबंध हैं उसको सरकार ने हटा दिया। निर्यातों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए, निर्यातों को प्रोत्साहन देने की बात कही है। वस्तुओं के आयात पर जो सीमा शुल्क लगता है उस सीमा शुल्क में कमी कर दी है। साथ में जो आयात किया जाता है तो आयात करने के लिए जो लाइसेंस प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया। तो ये विभिन्न प्रयास जो हैं वो विदेशी व्यापार क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार के द्वारा किए गए हैं। फिर विदेशी विनिमय की अगर हम बात करते हैं तो विदेशी विनिमय में भी सुधार किए गए हैं। निर्यातों को बढ़ाने के लिए भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है। अवमूल्यन से एक तरह से क्या होता है, हमारे जो निर्यात है, हम जिन वस्तुओं को बाहर भेजते हैं वो सस्ती हो जाती हैं। तो इस स्थिति में निर्यातों की मांग क्या होगी? बढ़ेगी, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। तो विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया था 1991 में। फिर विनिमय दर का निर्धारण जो सरकार के द्वारा किया जाता था उसे बाजार की शक्तियां, मांग और पूर्ति पर स्वतंत्र छोड़ दिया। फिर 91 के बाद में विनिमय दर का जो निर्धारण है वो विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होने लग गया था, स्वतंत्र होने लग गया था। फिर जो उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग हैं उसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की जो सीमा है वो कितनी कर दी? 51% से लेकर 100% तक की मंजूरी दे दी। पहले कितनी थी? 40% थी, इसे 40% से बढ़कर कितना कर दिया? 51 से लेकर 100% कर दिया। दूसरा हमारा है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण का मतलब क्या होता है?
कि जब सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां होती हैं पीएसयू, उन इकाइयों को या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उनका जो स्वामित्व है, उनका जो प्रबंधन है, वो निजी हाथों में अगर हस्तांतरित कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, सरकार अपना उद्यम जो है वो निजी उद्यमियों को विक्रय कर देती है, निजी हाथों को हस्तांतरित कर देती हैं, चाहे तो उसके कंपनी को पूरा बेच दें या उसका कुछ भाग बेच दें, ठीक है। आंशिक रूप से उसका स्वामित्व या प्रबंधन जब निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। अब निजीकरण के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास अपनाए गए हैं, शेयरों की बिक्री की, सार्वजनिक उद्यम है जैसे कि मारुति उद्योग है, तो मारुति उद्योग के कुछ शेयर जो है वो सरकार ने क्या किए थे उस समय, निजी क्षेत्र को बेच दिए थे, तो इसको हम कहते हैं शेयरों की बिक्री के माध्यम से। अब शेयरों को बेच दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि सरकार का उस पर जो स्वामित्व था उसमें एक तरह से कमी आ गई है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का सरकार क्या कर देती है, विनिवेश कर देती है। विनिवेश का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक उद्यमों को बेचना। जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसको सरकार ने निजी क्षेत्र को वेदांता ग्रुप है उसको बेच दिया, तो विनिवेश जो होता है वो भी निजीकरण का एक प्रकार है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र का न्यूनीकरण, सरकार ने अपने क्षेत्र में जो उद्योग थे उनकी इकाइयां जो थी उसको 18 से घटाकर केवल 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो सरकार ने अपने पास में रखे। कौन कौन से, रेलवे, रक्षा और परमाणु ऊर्जा, इन तीनों को सरकार ने अपने पास रखा, बाकी इसके अलावा सबका निजीकरण कर दिया। और जो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां थी, जो अच्छे उद्योग थे, उनको सरकार ने नवरत्न का दर्जा देना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अब वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ में जोड़ना। मतलब किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, व्यापार के माध्यम से, एक देश द्वारा दूसरे देश में निवेश किया जाता है, निवेश के माध्यम से हो सकता है, एक देश द्वारा दूसरे देश में जाकर उत्पादन क्रियाओं को पूरा किया जाता है, वित्तीय क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, पूंजी का लेन देन हो सकता है। तो इन विभिन्न माध्यमों से जब व्यापार का, एक देश द्वारा व्यापार जो है वो दूसरे देश के साथ में किया जाता है, जब कोई देश अपने व्यापार का विस्तार अन्य देशों में कर देता है, पूरे विश्व में कर देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का जो व्यापार है, जो लेन देन है, चाहे वो वस्तुएं एवं सेवाओं का लेन देन है, पूंजी का लेन देन है, जब विश्व के अन्य दूसरे देशों के साथ में होने लग जाए, माना कि अमेरिका के साथ में, इंग्लैंड के साथ में, रूस के साथ में, चीन के साथ में, तो दूसरे देशों के साथ में अगर लेन देन करता है, व्यापार करता है, पूंजी का निवेश किया जाता है, उत्पादन क्रिया संपन्न की जाती हैं, वित्तीय क्षेत्र पूंजी का लेन देन होता है, तो ये सारा जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था जो है वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के संपर्क में आती है, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो सकती है, उनके ऊपर जो नियंत्रण होते हैं वो हटा लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा है आयात शुल्कों में कमी। एक देश अगर दूसरे देश में व्यापार करता है, अपनी वस्तुओं को बेचता है, तो दूसरा देश क्या करता है, उन वस्तुओं पर आयात लगाता है। जब आयात शुल्क लगाता है, अब आयात शुल्क अगर अधिक मात्रा में होगा तो ऐसी स्थिति में आयात जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, हतोत्साहित होंगे, मतलब व्यापार जो होगा उसको विकसित होने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वैश्वीकरण के माध्यम से जो आयात शुल्क हैं उनमें कमी की गई, ताकि व्यापार जो है वो एक तरह से बढ़े। फिर उसके बाद में दीर्घकालीन व्यापार नीति को अपनाया गया था। दीर्घकालीन व्यापार नीति का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र व्यापार नीति। ठीक है, उदारीकरण को एक तरह से इसके अंतर्गत शामिल करना, विभिन्न प्रकार के जो नियंत्रण है, कोटा है, जो संरक्षण की नीतियां होती हैं, उनको एक तरह से हटाना। फिर व्यापार पर विभिन्न प्रकार के जो नियंत्रण होते हैं उनको हटाया जा सकता है, और कोई भी अर्थव्यवस्था में जो उद्योग धंधे हैं वो बाजार में खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न उद्यम जो हैं वो विभिन्न देशों में अगर फैल जाए
उनमें प्रतियोगिता की जो भावना है वो बढ़े। तो इस तरीके की जो नीति हैं उसको अपनाने की बात की गई है। फिर मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता की इसमें बात की गई है। विदेशी निवेश की जो इक्विटी सीमा है उसमें बढ़ोतरी की गई है। विदेशी निवेश की जो इक्विटी सीमा है उसको 40% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 51%। और 51% से लेकर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहां पर 100% विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया है। और 47 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में बिना किसी प्रतिबंध के 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी दी गई। तो सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए विभिन्न प्रकार के जो ये उपाय हैं, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया के तहत अपनाए हैं।